क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको कहता है एन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन नेचर एंड कंटेन्स मेटल्स इज नोन एज। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जा रहा है और क्या कहा जा रहा है इसमें कि मेटल्स उसमें प्रेजेंट है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है या ओर्स कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज मिनरल्स। और तभी कहा जाता है उसको जब आप उससे कन्वीनियंटली मेटल्स को रिमूव कर सकते हो, मेटल्स को सेपरेट कर सकते हो, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, और उसको तब तक आप नहीं बोल सकते हो जब तक आपको ये नहीं पता कि उससे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इजीली या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A chemical process of extracting a metal from its ore is known as। तो केमिकल प्रोसेस जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी ओर से, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मिनरल से, क्योंकि मिनरल्स तो बहुत सारी होती हैं, और जिस मिनरल से आप मेटल्स को इकोनॉमिकली इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको हम कहते हैं ओर। ध्यान रखिए, उसको हम कहते हैं ओर। गैंग या मैट्रिक्स इंप्योरिटीज होती हैं जो कि ओर में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनवांटेड अर्थली मेटल मटेरियल एसोसिएटेड विद टिन ओर, विद टिन ओर नहीं होना चाहिए, विद एन ओर होना चाहिए, विद एन ओर एज इम्प्योरिटी इज नोन एज। तो किसी भी ओर में प्रेजेंट जो अनवांटेड अर्थली मटेरियल्स होते हैं, इंप्योरिटीज होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया उसको हम कहते हैं गैंग, उसको हम कहते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स। दूसरा आपके पास टर्म आती है फ्लक्स। तो फ्लक्स अलग चीज होती है, फ्लक्स को हम ऐड करते हैं इन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। और फ्रोथ, फ्रोथ काफी डिफरेंट चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, the process used to convert impure alumina to pure alumina। तो जिस प्रोसेस में हम impure alumina से pure alumina obtain करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, आपको पता होगा उस प्रोसेस को, एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो इसका आप ध्यान रखोगे, इस प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रोस्टिंग अलग चीज होती है, रोस्टिंग में हम जो मेटल ऑक्साइड है वो फॉर्म करते हैं और से। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में हम प्योर मेटल फॉर्म करते हैं, यहाँ पे तो हमको अभी एल्यूमिना ही मिल रहा है। और प्योरिफिकेशन, तो प्योरिफिकेशन जनरली रिफाइनिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पार्ट ऑफ फ्लोस्पार विच इज एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डिजॉल्व्ड इन फ्यूज क्रायोलाइट। तो आपको पता होगा कि हम थोड़ा सा फ्लोस्पार और क्रायोलाइट हम ऐड करते हैं किसमें, एल्यूमिना में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके लिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के लिए। हम जब रिडक्शन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं एल्यूमिना का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार। तो पूछा जा रहा है कि क्यों यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो क्या ये एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जी नहीं। दूसरा है टू मेक द फ्यूज मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग। तो क्या ये सही है, तो जी हाँ ये सही है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। देन टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द मेल्ट। तो ये गलत है, टेम्परेचर नहीं, हाँ अगर ये होता टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। तो आपको पता होगा कि दो चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, दो चीजों की वजह से इन दोनों को यूज किया जाता है, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार को। तो क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार को क्यों यूज किया जाता है, ताकि जो फ्यूज मिक्सचर है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, वो बहुत इजीली कंडक्ट कर सके। और जो दूसरा रीजन होता है वो ये होता है कि जो आपके पास एल्यूमिना होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। तो काफी कम हो जाता है इससे एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज। तो एल्यूमिनियम पाउडर को थर्माइट वेल्डिंग में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका ध्यान रखिए, इसी वजह से इसको यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल एल्यूमिनियम एंड कॉपर प्रेजेंट इन द एलॉय। तो एल्यूमिनियम और कॉपर किस एलॉय में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या इसका आंसर सोल्डर है, बिल्कुल नहीं। सोल्डर टिन का एलॉय होता है, ब्रास कॉपर तो होता है इसमें लेकिन एल्यूमिनियम नहीं होता है।
ब्रोंज में भी कॉपर तो होता है लेकिन एल्यूमिनियम नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज ड्यूरेल्यूमिन, जिसमें एल्यूमिनियम एंड कॉपर आपको दोनों मिल जाते हैं। तो मोस्टली जो 90% से ज़्यादा इसमें क्या होता है, 90 to 92% लगभग इसमें एल्यूमिनियम होता है, लगभग 4% के आसपास इसमें कॉपर होता है। देन उसके अलावा मैग्नीशियम, मैंगनीज सब होता है इसमें, लेकिन जो मोस्ट क्वांटिटी जो सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम और कॉपर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स द इम्प्योर मेटल इज मेड। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम जब भी करते हैं मेटल्स की, तो इम्प्योर मेटल इज मेड क्या होता है, कैथोड होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, एनोड होता है या इलेक्ट्रोड होता है। तो देखो इलेक्ट्रोड तो होता ही है, तो ध्यान रखिए आपने जब हम इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ रहे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। इम्प्योर मेटल को हम क्या बना देते हैं, एनोड बना देते हैं। प्योर मेटल को हम बनाते हैं कैथोड। तो प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। और इलेक्ट्रोड्स तो दोनों होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो करेक्ट आंसर इज एनोड, सही आंसर क्या हो जाएगा, एनोड। और अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के, द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो कौन सा मेथड हम एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं, हॉल्स प्रोसेस, जी नहीं, ये एल्यूमिना हॉल्स प्रोसेस और बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस दोनों किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, एल्यूमिना को प्योरीफाई करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जिसको हम कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज हूप्स प्रोसेस। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, हूप्स प्रोसेस होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्या होगा इसमें, हूप्स प्रोसेस को रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, हॉल हेरॉइड्स प्रोसेस को रिडक्शन के लिए, एल्यूमिना के रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, और बेयर्स प्रोसेस या हॉल्स प्रोसेस को किस लिए यूज किया जाता है, जो एल्यूमिना होता है उसके कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, या फिर आप कह सकते हो उसको प्योर करने के लिए, उससे इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नेम। तो HCl गैस के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास एक्वा फोर्टिस। तो एक्वा फोर्टिस नहीं है, क्योंकि एक्वा फोर्टिस किसको हम कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को कहते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम कहते हैं एक्वा फोर्टिस। ऑप्शन बी है आपके पास एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया भी नहीं होगा, ध्यान रखिए एक्वा रीजिया HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, उसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया, तो ये भी नहीं होगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियोल। और चौथा ऑप्शन है आपके पास म्यूरियाटिक एसिड। जी हाँ, म्यूरियाटिक एसिड को ही हम किसको हम कहते हैं, म्यूरियाटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी कि HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उसको हम म्यूरियाटिक एसिड भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एसिड विच इज नॉट अ मोनोबेसिक एसिड। तो इनमें से कौन सा एसिड मोनोबेसिक नहीं है। तो पहला है आपके पास नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही नाइट्रिक एसिड H+ और NO3- आयन फॉर्म करता है, तो ये तो मोनो बेसिक एसिड है। और अगर हम HCOOH, ये है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, तो ये भी HCOO- और H+ आयन फॉर्म करता है, यानी कि ये भी एक ही H+ आयन फॉर्म करता है, तो ये भी क्या है, मोनोबेसिक है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये क्या फॉर्म करता है, 2H+ आयन और सल्फेट आयन ये फॉर्म करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि मोनोबेसिक नहीं है, ये डाइबेसिक है। और अगर हम HCl की बात करें तो ये भी एक H+ और Cl- आयन फॉर्म करता है, तो ये भी एक ही फॉर्म करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट इज अ डाइबेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर इज ड्राइड बाय। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम किससे ड्राई करते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, जी नहीं। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, इससे भी नहीं करते हैं, और क्विक लाइम से भी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है इनके साथ रिएक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इसलिए द मोस्ट सुटेबल ड्राइंग एजेंट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड HCl टू लिबरेट क्लोरीन। तो इनमें से किसको हम यूज करते हैं क्लोरीन लिबरेट करने के लिए, कि जो कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन लिबरेट करें। तो पहला ऑप्शन आपके पास HCl, पहला हमारे पास है PbO। तो क्या ये PbO होगा, जी नहीं, क्योंकि अगर ये PbO के साथ आप रिएक्ट करोगे तो PbO के साथ ये फॉर्म करेगा PbCl2, यानी कि लेड क्लोराइड प्लस
H2O वाटर फॉर्म करेगा और यहाँ पर बिल्कुल भी क्लोरीन गैस लिबरेट नहीं होगी। ऑब्वियसली लेड क्लोराइड, ये भी गलत आंसर है क्योंकि इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। सही आंसर होगा आपका लेड डाइऑक्साइड या इसको लेड 4 ऑक्साइड भी हम कहते हैं। तो ये अगर आप इसको रिएक्ट करोगे 4HCl के साथ तो ये फॉर्म करेगा अगेन PbCl2 प्लस 2H2O प्लस यहाँ पे Cl2 फॉर्म होने वाला है। सो करेक्ट आंसर इज PbO2 आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेटल विच रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो इनमें से कौन सा मेटल हम यूज करते हैं जो कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन। तो कॉपर, सिल्वर और लेड इसके आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये क्या है, ये लीस्ट एक्टिव मेटल्स में से आते हैं, बहुत कम एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जनरली आपको पता है कि जो मेटल डाइल्यूट HCl के साथ कौन रिएक्ट करेगा जो कि हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, वो एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जिंक इनमें से एक्टिव मेटल है। सो करेक्ट आंसर विल बी जिंक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गैस लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद गैलेना। तो सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि गैलेना क्या होता है। तो गैलेना जनरली हम कहते हैं लेड सल्फाइड, लेड की ओर होती है लेड सल्फाइड जिसको हम गैलेना कहते हैं। और आपको पता है मेटल सल्फाइड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सो करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको पता है मेटल सल्फाइड्स जो HCl के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, HCl के साथ क्या किसी भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द गैसेज विच रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म अ सॉलिड। तो कौन सी गैसेज होती हैं जो केमिकली रिएक्ट करके एक सॉलिड फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्ट करके HCl फॉर्म करते हैं और ये भी क्या है, एक गैस है। तो ये गलत आंसर हो जाएगा। अमोनिया और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज अ सॉलिड। सो योर आंसर विल बी NH3 एंड HCl, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर नोन एज। जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है, जो वीडियोस हैं, जो आपके लेक्चर्स के वीडियोस हैं, मैंने उनमें आपको बताया है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स फॉर्म करते हैं बहुत सारे कंपाउंड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो इनके मिक्सचर्स को, जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इनको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या फिर एजियोट्रॉप्स हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को। तो इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। तो मैंने आपको अभी बताया था एक्वारेजिया किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सारे ऑप्शंस में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड ही हैं। तो पहला है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पे पार्ट्स दिया हुआ है कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 पार्ट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट्स। तो क्या ये सही होगा? जी नहीं, ये गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना यहाँ पे 3HCl प्लस HNO3 इस रेशियो में रहता है। 3 पार्ट्स इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एम ऑफ फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव दैट। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जैसे कि आपको पता है आप HCl गैस के लिए यूज करते हो, अमोनिया गैस के लिए भी यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शंस HCl के लिए हैं। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो क्या है, HCl टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये तो नहीं है, ये हमारा एम नहीं है। क्या है, HCl इज डेंसर देन एयर, ये भी हमारा एम नहीं है। हमारा एम क्या होता है यहाँ पे, HCl to find that HCl is highly soluble in water or to show that HCl is highly soluble in water. So correct option is option C. HCl is highly soluble in water. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 2 चीज़ शो करता है, एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है, और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड एसिडिक गैस होती है, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। तो ये एसिडिक गैस होती है, ब्लू लिटमस को तो रेड करेगी ही वो। तो ये 2 चीज़ें हमको वहाँ से पता चलती हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज, तो इसका आंसर क्या होगा, अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये क्यों होता है, बिकॉज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज अमोनिया क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। ध्यान रखिए, अमोनिया एसिड तो होता नहीं है, बेस जरूर होता है अमोनिया, लेकिन बेस होने की वजह से हाईली सॉल्युबल नहीं होता है। ये इसलिए सॉल्युबल होता है बिकॉज इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया इज कलेक्टेड इन लेबोरेटरी, तो अमोनिया लेबोरेटरी में कैसे कलेक्ट किया जाता है। पहला है बाय डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्या ये डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से अमोनिया को इसलिए नहीं कलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, और अगर वाटर को आप यूज करोगे तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो आप वाटर के ऊपर इसको कलेक्ट नहीं कर सकते हो। अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, तो ये भी गलत होगा, क्यों, अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, इस वजह से आप इसको भी नहीं कर सकते हो। देन डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, तो क्या ये सही है, बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट आंसर। अमोनिया कैसे कलेक्ट किया जाता है, बाय डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, नॉट अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया जो होता है, अमोनिया दैट इज लाइटर देन एयर, अमोनिया एयर से हल्की होती है, और इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ आती है जब भी हम एयर के साथ इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी एयर से कम होती है, तो इसीलिए ये एयर को डाउनवर्ड्स डिस्प्लेस करेगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रीज बाय, तो अमोनिया इंडस्ट्रीज में कैसे प्रिपेयर की जा सकती है, तो द आंसर इज हेबर्स प्रोसेस। शायद आपको ये चीज़ पता होगी, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा के हम प्रिपेयर करते हैं अमोनिया को, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस आपको पता होगा कि जो बॉक्साइट होता है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है, जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वो हम प्रिपेयर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, और ऑस्वाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए कि कौन सा प्रोसेस किसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रॉटन एग स्मेल इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ, तो रॉटन एग जो स्मेल होती है किस चीज की वजह से होती है, तो द करेक्ट आंसर इज H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो बाकी की जो गैसेज होती है, HCl गैस की अगर हम बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा पंजेंट ओडर होता है, सेम क्लोरीन का भी डिफरेंट काइंड ऑफ पंजेंट ओडर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का एक इरिटेटिव जो काफ़ी इरिटेशन प्रोड्यूस करता है और सफोकेटिंग ओडर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, जबकि H2S का जो ओडर होता है दैट इज रॉटन एग स्मेल। जैसे रॉटन एग वाली स्मेल होती है वैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का भी ओडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेम्परेचर एट विच कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज कैरिड आउट, तो कौन से टेम्परेचर पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किया जाता है अमोनिया का, तो आपका आंसर होगा 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब भी हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया का, तो कैटलिस्ट आपको पता होगा दैट इज प्लेटिनम, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, और इसको हम यूज करते हैं एट 800 डिग्री सेल्सियस पे, 800 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीडेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स, तो जब भी हम एक्सेस ऑफ अमोनिया को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया को क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं यानी कि NH3 + Cl2, तो ये फॉर्म करता है, यहाँ पे अगर एक्सेस अमोनिया है तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा NH4Cl प्लस साथ में फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे आता है 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 NH4Cl। तो ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो इसका ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्सेस में कौन है, अमोनिया है, तो आंसर विल बी अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन एक्सेस ऑफ क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन अमोनिया फॉर्म्स, तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन अगर है और वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे सेम रिएक्शन है, यहाँ पे अमोनिया ही है NH3 प्लस साथ में किसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं इसको, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो इसका ध्यान रखिए ये फॉर्म करेगा दो चीजें, एक तो NCl3 प्लस दूसरा फॉर्म करेगा
HCl, लेकिन यहाँ पे एक्सेस में कौन है, क्लोरीन। ध्यान रखिए यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन तो इन्हीं दो के बीच में हो रही है, लेकिन अमोनिया अगर एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन फॉर्म करता है, ये आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये फॉर्म करेगा NCl3 एंड HCl। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो करेक्ट आंसर विल बी NCl3, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इट गिव्स। तो जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया का, तो आपको मैंने अभी बताया था कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जब हम अमोनिया का करते हैं तो NH3 और ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है। प्लेटिनम आपके पास कैटलिस्ट होता है और लगभग 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपके पास होता है। तो ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सो करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। बाद में साथ में ये वाटर फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो दिस इज इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास When excess of ammonia is passed through copper sulfate, तो जब भी अमोनिया एक्सेस में कॉपर सल्फेट के थ्रू हम पास करवाते हैं तो इट फॉर्म्स, तो क्या फॉर्म करता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेंस व्हाइट फ्यूम्स तो अमोनिया किसके साथ फॉर्म करता है, HCl गैस के साथ। दूसरा है आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, जी नहीं, इसका भी एक भी गलत आंसर होगा। कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी नहीं होगा। द आंसर इज डीप ब्लू सॉल्यूशन। अब आप पूछोगे एक ऐसा कैसे होता है, तो जब भी आप एक्सेस ऑफ अमोनिया पास करते हो NH3, ये रिएक्शन चाहो तो आप ध्यान रखो, NH3 हमारे पास है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारे पास दैट इज CuSO4। ऑब्वियसली उसमें वाटर भी होगा, तो ये क्या फॉर्म करता है, इसका ध्यान रखिए, ये फॉर्म करता है CuNH3 होल 4 SO4। ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है CuNH3 होल 4 SO4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अमोनिया जो होता है ये क्या फॉर्म करता है, एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगर ये एक्सेस में है तो ये फॉर्म करता है टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट, जिसका कलर होता है डीप ब्लू, और ये सॉल्युबल होता है। ध्यान रखिए प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिक्विड अमोनिया इज एम्प्लॉयड इन रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में आपको पता होगा पहले हम लोग लिक्विड अमोनिया को काफ़ी यूज़ करते थे, और ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि किसी भी रेफ्रिजरेटर में, किसी भी अगर रेफ्रिजरेशन के लिए किसी भी आप लिक्विड को या किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करते हो, उसका रीज़न एक ही होता है, वो उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, बिकॉज इट हैज़ हाई हीट ऑफ इवेपोरेशन। अमोनिया की हीट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो बहुत हाई होती है। इसकी वजह से जो रेफ्रिजरेशन में अमोनिया हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से इसका जो कूलिंग इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लिक्विड अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डन बाय। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की कैसे की जाती है, तो कौन सा मेथड है, बाय हेबर्स प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड हूप्स प्रोसेस। तो आपको पता ही है हेबर्स प्रोसेस जो होता है वो होता है अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए। तो हेबर्स प्रोसेस तो सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, नाइट्रिक एसिड्स के लिए। साथ में कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की जाती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। और हूप्स प्रोसेस जो होता है, हूप्स प्रोसेस से एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ध्यान रखना एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसको आप रिफाइनिंग भी कहते हो। तो प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज डन बाय हूप्स प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने देखा होगा कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की कितने सारे रिएक्शंस होती हैं जो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कूल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर एंड गिव्स। तो जो कोल्ड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। सो योर आंसर विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इतना ध्यान रखना कि अगर कॉपर को आप रिएक्ट करते हो किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, तो ये है कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये फॉर्म करता है क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर ऑब्वियसली, और साथ में NO गैस फॉर्म करता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस 3
और यहाँ पे हो जाएगा 2NO और 4H2O। तो यहाँ पे ये कौन सी गैस फॉर्म करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, NO फॉर्म करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे कोल्ड और डाइल्यूट की जगह हॉट या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता तो तब वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो नाइट्रिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया आपको पता ही है, एक्वारेजिया तो मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड और HCl का, ये मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑयल ऑफ विट्रियोल, अगेन ऑयल ऑफ विट्रियोल भी नहीं होगा। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसके लिए बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। एक्वाफोर्टिस विल बी करेक्ट आंसर, एक्वाफोर्टिस बोला जाता है नाइट्रिक एसिड के लिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, laboratory preparation of nitric acid can be done by reaction of concentrated sulfuric acid with potassium nitrate। तो पोटेशियम नाइट्रेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप रिएक्ट करते हो और ये आपको पता है कि द रिएक्शन मस्ट बी बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन जो होती है वो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम पे होनी चाहिए। आप उसको हीट करते हो बट इट हैज टू बी हीटेड बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप करते हो तो आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर्स के वीडियोस में ऑलरेडी बताई हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि बिलो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, जहां पे हम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जो नाइट्रेट वाला कोई कंपाउंड होता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड, उसको हम, उसका जो मिक्सचर होता है इसमें हम स्लोली क्या ऐड करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, और जहां पे जंक्शन बनता है दोनों का, वहां पे एक ब्राउन रिंग आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंपोजिशन ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म्ड एट द जंक्शन इज। तो आपको पता है कि जहां पे जंक्शन होता है, क्योंकि आप एक टेस्ट ट्यूब में लेते हो, नीचे होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऊपर होता है मिक्सचर होता है किसका, फेरस सल्फेट का, प्लस दूसरा आपके पास कोई नाइट्रेट कंपाउंड जो होता है, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया या और एक और कोई कंपाउंड हो गया, NaNO3 हो गया, जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। तो ये जंक्शन जो होता है जहां पे दोनों मिलते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे बनता है ये कंपाउंड, दिस इज FeSO4.NO, यानी कि नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, NO नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। तो करेक्ट आंसर विल बी FeSO4.NO नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A nitrate which leaves black residue on heating is। तो कौन सा नाइट्रेट है जो हीट करने पे ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करता है, लेड नाइट्रेट। ध्यान रखना, अगर लेड नाइट्रेट की बात करें, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या फॉर्म करता है, अगर आप इसको हीट करोगे तो ध्यान रखिए ये फॉर्म करता है PbO प्लस साथ में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस ये इवॉल्व करता है। तो इसका इस तरीके से 2PbO और O2 ये इवॉल्व करता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, रेसिड्यू जो होता है, रेसिड्यू किसका फॉर्म होता है, लेड ऑक्साइड का। और लेड ऑक्साइड का ऑब्वियसली कलर कैसा नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है। रेसिड्यू कौन होता है, ऑक्साइड। अगर यहीं पे अगर जिंक नाइट्रेट होता तो जिंक नाइट्रेट ZnO फॉर्म करेगा, Pb को हटा के Zn कर लो। कॉपर नाइट्रेट जो होता है वो CuO फॉर्म करेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इसका जो कलर होता है येलोइश होता है, लिथार्ज, और ZnO का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, जबकि क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो कलर होता है ब्लैक होता है। तो कॉपर नाइट्रेट जो होता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो ये ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। जिंक नाइट्रेट को अगर हीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है। जिंक ऑक्साइड की खास बात क्या है कि जब ये हॉट रहता है ना तो ये होता है येलो, और जब ये कोल्ड हो जाता है तो ये हो जाता है, कोल्ड हो जाता है तो ये हो जाता है व्हाइट। ठंडा होने पे व्हाइट बन जाता है, जबकि हॉट जब होता है ये तो ये येलो कलर शो करता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट, जो कि एक ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करता है हीट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस कार्बन 2। तो कार्बन को कैसे ऑक्सीडाइज करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आपको पता है कार्बन और कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ तो ध्यान रखिए ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो करेक्ट आंसर विल बी, आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लो आराम से, तो
यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 and 4। तो द करेक्ट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसका ध्यान रखिए कि कार्बन को ऑक्सीडाइज करके, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद सल्फर एंड फॉर्म्स। नाउ सेम क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है क्या। तो अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, इसका हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, बाकी उसके साथ क्या बच जाएगा हमारे पास, NO2। तो इसका ध्यान रखना। तो 2H2O एंड NO2, 6NO2, ये आपकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा, सल्फ्यूरस एसिड नहीं, ये होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना, आपने वैसे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा था कि किस तरीके से आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फर के साथ कभी भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो कौन से प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है हेबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं। ये मैं पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया था। बेयर्स प्रोसेस, तो बेयर्स प्रोसेस आप लोगों को पता है ये किस लिए यूज होता है, जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना को प्योरीफाई करने के लिए, यानी कि जो एल्यूमिनियम ओर होती है बॉक्साइट, बॉक्साइट को हम प्योरीफाई करते हैं, उसका हम कंसंट्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बेयर्स प्रोसेस। ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, तो ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस भी आपको पता है ये नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दैट इज H2SO4। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सही आंसर है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ओलियम इज ऑल्सो नोन एज। ओलियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन न्यूट्रियोल, आपको पता है ग्रीन न्यूट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को या ओलियम को नहीं बोला जाता है, ये बोला जाता है फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को। सही आंसर क्या होगा इसका, तो ये शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O7, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओलियम। तो ओलियम इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो केमिकल नेम जो है ओलियम का वो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन इक्वेशन आइडेंटिफाई द रोल प्लेड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रोल कौन सा प्ले किया गया बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कहा जा रहा है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, तो ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर, सल्फर के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड में। सो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसीलिए सल्फर का ऑक्सीडाइज करके इसने क्या बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद फेरस सल्फाइड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को आप किसके साथ ट्रीट करते हो, फेरस सल्फाइड। अभी फेरस सल्फाइड क्या होता है, फेरस सल्फाइड होता है FeS। तो ये फॉर्म करता है H2S प्लस FeSO4। तो ये आपने कई बार पढ़ा है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि जितने भी मेटल सल्फाइड्स होते हैं, मेटल सल्फाइड्स को जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, एसिड्स किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कौन सी गैस फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म करते हैं। सो योर आंसर विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट ब्रिस्क एफरवेंस इज प्रोड्यूस्ड विच इज ड्यू टू। अभी ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब क्या होता है, तो कई बार ये टर्म आती है। ब्रिस्क एफरवेंस कुछ नहीं होता है, ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस इवॉल्व होती है ऑब्वियसली, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस भी टर्म यूज करते हैं हम उसके लिए। और इसका मतलब कोई गैस इवॉल्व होती है, और आपको यही पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो चलिए देखते हैं, तब तक आप गेस कीजिए, तब तक आप अपना आंसर बताइए। तो रिएक्शन क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट करते हैं H2SO4
प्लस सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस H2O, और साथ में फॉर्म करेगा CO2 यानी कि कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये आपको मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कभी भी कोई भी एसिड जब किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। सो आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कार्बन, तो जब हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम कार्बन के साथ ऐड करते हैं तो इट इज ऑक्सीडाइज टू, इट गेट ऑक्सीडाइज टू, क्या बनता है, तो कार्बन और हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बनाएगा, तो आपको पता है कार्बन जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है, आप पता कीजिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या फॉर्म करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो इसका आप ध्यान रखोगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से SO2 CO2 फॉर्म करता है। तो कौन सी गैस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी तो है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में कार्बन नहीं ऑक्सीडाइज होता है। कार्बन किस में ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। वो तो सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होकर खुद, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद ये रिड्यूस होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन की बात की जा रही है कि कार्बन किस में ऑक्सीडाइज होता है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। सो करेक्ट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, न कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए आपको हिंट दे देता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड है, और आपको शायद पता होगा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं बेसेस, और मेटल ऑक्साइड्स क्योंकि बेसेस हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, बेस और एसिड मिलके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, जो कि मैं अगेन कई वीडियोज में आपको बता चुका हूं। तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट यानी कि कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। तो आंसर होगा CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर। सो आंसर विल बी कैल्शियम सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस अ व्हाइट प्रिसिपिटेट व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएगा किसके साथ, कॉपर नाइट्रेट के साथ। तो देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, करेक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉपर नाइट्रेट है। तो कॉपर नाइट्रेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलके बना सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आयन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक नाइट्रेट मींस नाइट्रिक एसिड बना सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या ये व्हाइट प्रिसिपिटेट देगा, नहीं, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट दोनों सॉल्युबल होते हैं। जिंक नाइट्रेट होगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, और जिंक सल्फेट भी सॉल्युबल होता है, तो ये भी व्हाइट प्रिसिपिटेट नहीं देने वाला है। क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। भले ही जिंक सल्फेट जो सॉल्ट होता है उसका कलर व्हाइट होता है, लेकिन ये प्रिसिपिटेट नहीं बनाते, डिसॉल्व हो जाता है। तो जिंक नाइट्रेट भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा लेड नाइट्रेट, क्योंकि जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, यानी कि PbNO3 के साथ, तो क्या बनाता है, PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट प्लस साथ में बनाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाता है, और ये PbSO4 क्या बनाता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाता है। आपको पता होगा कि जिन जिन सब्सटेंसेस के सल्फेट सॉल्युबल नहीं होते हैं वो व्हाइट प्रिसिपिटेट देंगे, जैसे लेड नाइट्रेट हो गया, या बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या करते हैं, वो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाते हैं। अगेन सोडियम नाइट्रेट अगर सोडियम सल्फेट बनाता है तो ये भी सॉल्युबल होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी लेड नाइट्रेट। लेड के हो गए सॉल्ट्स, उसके अलावा बेरियम के हो गए, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बना देते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्यों ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाते हैं, क्योंकि इनके सल्फेट जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स कॉपर सल्फेट ब्लू टू व्हाइट। तो कॉपर सल्फेट को, आपको पता है कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट होता है CuSO4, ये ब्लू टू व्हाइट हो जाता है। ब्लू उसका कलर होता है जब ये हाइड्रेटेड होता है, यानी कि .5H2O, और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ये इसको व्हाइट कर लेता है। अब क्यों करता है,
तो ड्यू टू इट्स करेक्ट इज डिहाइड्रेटिंग नेचर, डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर इसमें होता है आपको पता है। तो CuSO4 और इससे वाटर को अलग रिमूव कर देता है। और जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिससे वाटर रिमूव कर दिया जा चुका है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है ये बनाता है व्हाइट पाउडर, व्हाइट अमोर्फस पाउडर बनाता है। तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू डिहाइड्रेटिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो भले ही सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होता है, लेकिन यहाँ पे किस वजह से हो रहा है, डिहाइड्रेटिंग नेचर की वजह से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स। तो इसका आंसर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो आप अपना आंसर बताइए, मैं आपको रिएक्शन बताता हूं कि जब आप बेरियम क्लोराइड को यानी कि BaCl2 को रिएक्ट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है और साथ में प्लस 2HCl। और बेरियम सल्फेट के बारे में मैंने एक चीज़ खास बताई आपको कि ये क्या करता है, ये इनसॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होता है तो ये बनाएगा एक वाइट प्रेसिपिटेट। इसीलिए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड की डिटेक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एज अ टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड भी हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। तो ये क्या बनाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C8H18 देन इट इज। तो C8H18, तो आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला जो होता है ये क्या है, एल्कीन्स एल्केन्स एल्काइंस, क्या पूछा जा रहा है आपको, तो आपको पता है एल्केन का जो होता है दैट इज CnH2n+2। उसी तरीके से एल्कीन्स का होता है CnH2n। तो देखिए यहाँ पे C8 है, यानी कि अगर 8 है तो 8 × 2 दैट इज 16+2, तो 2n+2 वाला फॉर्मूला आ रहा है। तो ये किस में फिट बैठ रहा है, एल्केन्स में। तो ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्केन्स का है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर C8H18 है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक एल्केन होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप मुझे इस एल्केन का नाम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the property of a compound carbon by which it can form a long chain and rings is called। तो आपको पता है प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन की बहुत लंबी चेन फॉर्म कर सकता है, उसके अलावा रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग्स भी ये फॉर्म करते हैं कार्बन एटम्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। इसका ध्यान रखना, ये आपने शुरू में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आपके पास है, टू नेबरिंग मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय। तो दो नेबरिंग मेंबर्स जो हैं होमोलॉगस सीरीज के, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस, तो दे डिफर बाय CH2। ये आपको होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टी में पता है कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से नेक्स्ट मेंबर जो होते हैं, या दो नेबरिंग एटम्स या दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, दो नेबरिंग कंपाउंड्स जो होते हैं, वो CH2 से डिफर करते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में। तो जैसे आपके पास मीथेन है तो नेक्स्ट हो जाता है C2H6 ईथेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट में हो गए C3H8, तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन एटम्स बढ़ते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हीटिंग सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA। दिस इज सोडियम एसिटेट। इसको जब आप हीट करते हो विद सोडा लाइम तो प्लस NaOH, ये हो गया आपका कॉस्टिक सोडा, और CaO, ये दैट इज क्विक लाइम। तो इसके साथ जब आप हीट करते हो ये फॉर्म करता है CaCO3। ये क्या फॉर्म करता है, CaCO3 सॉरी Na2CO3 फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट, और साथ में फॉर्म करेगा CH4 मीथेन। तो इसका ध्यान रखिए, क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है मीथेन। तो आंसर इज मीथेन। और अगर यहीं पे सोडियम एसिटेट की जगह पे अगर आप CH3CH2COONA यूज करोगे दैट इज सोडियम प्रोपेनोएट, तो सोडियम प्रोपेनोएट यूज करोगे तो ये क्या फॉर्म करके देगा आपको, ये फॉर्म करेगा C2H6। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द
नंबर ऑफ CH बॉन्ड इन इथेन मॉलिक्यूल आर। तो चलिए चेक करते हैं कि इथेन मॉलिक्यूल होता कैसे। तो आपको पता है इथेन में 2 कार्बन होते हैं, बाकी हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं दोनों कार्बन एटम्स। तो दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और बाकी हाइड्रोजन से अटैच हो सकते हैं। तो देखिए एक CH बॉन्ड ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, कार्बन और हाइड्रोजन पूछा जा रहा है 4, 5 एंड 6। सो योर आंसर विल बी 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड होते हैं, 6 बॉन्ड्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन कैन बी कैरीड आउट इन। तो क्लोरीनेशन अगर आप एल्केन्स का करोगे तो क्लोरीनेशन के लिए चाहिए होती है डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो इसका आप ध्यान रखोगे, इट रिक्वायर्स डिफ्यूज सनलाइट। ये डिफ्यूज सनलाइट में हो जाता है, करेक्ट। और अगर आप फ्लोरीनेशन करते हो तो फ्लोरीनेशन डार्क में भी हो जाता है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए क्या चाहिए होती है, डिफ्यूज सनलाइट चाहिए होती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन एंड गिव्स अ रेड कलर प्रेसिपिटेट। तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या होती है, इसमें एडिशन रिएक्शन होती है और ये एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ये एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये कौन सा सब्सटेंस हो सकता है, सो ये होगा आपका इथाइन। ध्यान रखिए कौन सा कंपाउंड होगा, इथाइन। तो आपको पता है इथाइन जो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NH4OH होता है आपके साथ, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है और साथ में CuCl होता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, ये CCU ट्रिपल बॉन्ड CCU। तो इस कंपाउंड का नाम बताइए, ये क्या फॉर्म करता है, एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन इज। तो एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है, तो IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन आपको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इसका नाम क्या है, दैट इज इथाइन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ ध्यान रखना कि इथाइन को हम एसिटिलीन बोलते हैं, इथीन को हम इथाइलिन बोलते हैं। इथीन और इथाइलिन, इसको कंफ्यूज मत करना इथाइन से। इथीन और इथाइलिन दोनों एक चीज़ होती है। तो इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं और उसी तरीके से प्रोपीन को हम प्रोपाइलिन भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सड विद इथेनॉल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो आपको पता होगा कि इथेनॉल के साथ हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, क्योंकि इथेनॉल जो होता है C2H5OH, ये यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ड्रिंकिंग पर्पज। तो इसको अनफिट किया जाए ड्रिंकिंग के लिए, उसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं मिथेनॉल। द करेक्ट आंसर इज मिथेनॉल। मिथेनॉल ऐड करते हैं क्योंकि मिथेनॉल पॉइजनस होता है, और अगर आप मिथेनॉल इसमें ऐड करते हो तो मिथेनॉल ऐड करके ये फिर पॉइजनस हो जाता है। इसकी वजह से ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं रहता है, तो कोई इसको ड्रिंक नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ X विद एल्कोहलिक KOH प्रोड्यूसेस इथीन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया जाता है किसी सब्सटेंस का और वो क्या प्रोड्यूस करता है, विद एल्कोहलिक KOH इथीन प्रोड्यूस करता है। तो X में भी, तो कौन सा सब्सटेंस है जिसका KOH के साथ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया जाता है तो इथीन फॉर्म करता है। अब आपको पता है इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में फॉर्म करेगा, क्योंकि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है तो यानी कि हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव किया है तो KCl हो सकता है, KBr भी हो सकता है, प्लस साथ में ये फॉर्म करता है H2O। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये होगा CH3 CH2Cl। ध्यान रखिए CH3 CH2Cl। Br भी हो सकता है लेकिन यहाँ Br का ऑप्शन नहीं है, तो क्लोरो ही है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे है इथाइल क्लोराइड। ये कौन सा सब्सटेंस है, इथाइल क्लोराइड, या क्लोरो इथेन भी हम इसको कहते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल क्लोराइड है। सो करेक्ट आंसर इज इथाइल क्लोराइड। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये होगा इथाइल क्लोराइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया मैंने, तो एक काम कीजिए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन हटाया हमने, तो दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो इसका CH2 था तो ये CH3 हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। CH2 एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एक पे हेलोजन जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें से
हैलोजन और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तब ये बना है, तो CH2Cl ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड में, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डज नॉट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स बोला जा रहा है कि एल्कीन्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन से स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करता है। दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्या ये सही है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो डिस्क्राइब करता है। दे डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, जी हाँ, ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक एल्कीन है, और जब ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो इनमें होती है एडिशन रिएक्शन, तो फॉर्म कर लेगा CH2Br। तो ब्रोमीन जो होता है वो कम होते जाता है, ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन की वजह से कलर होता है ब्रोमीन वाटर का, ब्रोमीन ये कंज्यूम कर लेता है, इसकी वजह से ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है। तो ये भी क्या है, सही है। लास्ट है हमारे पास, दे कैन अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये दिस इज योर आंसर, ये डिस्क्राइब नहीं करता है। इनमें एडिशन रिएक्शन तो हो जाती है इजीली, बट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इनमें जनरली नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं इनमें होती है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है, दे अंडरगो कंबशन विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे वो एल्केन्स हो, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, जब उनका आप कंबशन करोगे विद ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेंगे, सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, सारे के सारे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दे कैन अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।